हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, हम एएमएल केवाईसी सर्टिफिकेट कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 4 इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। इसके पहले के चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस को कंप्लीट करें, उसके बाद ये वाला चैप्टर का वीडियो आप देखें, और जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल जो आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स दिए हैं वो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे की जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं, क्या स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपने पहले भी कई जगह नाम सुना होगा, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये क्या है, सॉरी एक मिनट। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न ये क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बैंक्स के लिए रेगुलेशंस बनाता है और उन्हीं को हम जो है ग्लोबली सभी जो भी बैंक्स होते हैं उन पर वो एप्लीकेबल होते हैं। मैंडेटरी नहीं होते हैं इसके ये जो भी रेगुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी ये बैंक्स के जो सुपरवाइजरी वो रहता है और उनके रेगुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सभी बैंक्स और इंटरनेशनल लेवल के जो भी और बैंक्स हैं या कंट्रीज़ हैं वो बीसीबीएस के जो भी नॉर्म्स रहते हैं उनको फॉलो करती हैं, उनको अप्लाई करते हैं अपने यहाँ। तो ठीक है, तो जो बीसीबीएस क्या है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटल एक कमेटी है जो कि बैंक्स के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बनाती, साथ में जो भी बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स रहते हैं उनके लिए कोऑपरेशन के लिए एक फोरम बनाती, ताकि इंटरनेशनली भी कई चीज़ें जो हैं वो सभी बैंक्स पर एप्लीकेबल रहें और सेम हों। ठीक है, तो इसी के उसमें जो बीसीबीएस है उसने मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के लिए भी कई ऐसे सेवरल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड किए, टाइम टू टाइम उनमें मॉडिफिकेशन किया, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर है वो सही हो सके और बैंक्स जो हैं इस तरह की जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हो रही हैं या होती हैं उनको रोक सके। ठीक है, तो इसके लिए जो बीसीबीएस ने दिसंबर 1988 में एक अपना पेपर इशू किया था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल यूज़ ऑफ बैंकिंग सिस्टम फॉर पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है बीसीबीएस ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको कि हम क्या बोलते हैं, बेसिल्स इथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, इसमें बीसीबीएस ने बताया था कि बैंक जो है वो एक तरह से पब्लिक के लिए वर्क करता है और पब्लिक जो है बैंक पर ट्रस्ट करती है, उनका ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम पर, तभी वो अपने पैसे बैंक के पास डिपॉजिट करती हैं और उनको सेफ मानती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करके इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है या और लीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करता है, तो और ऐसी चीज़ें फिर जब लोगों को पता चलती हैं, वो जो फ्रॉड सिस्टम है वो डिटेक्ट होता है, तो लोगों का बैंक पर से विश्वास उठ जाता है और बैंक की जो इमेज रहती है वो ख़राब होती है। तो इस तरह से जो है बैंक के लिए रेपुटेशनल रिस्क अराइज होता है और इस फ्रॉड की वजह से जो रहता है बैंक, मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हो रही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके थ्रू बैंक जो है फ्रॉड रिस्क को भी फेस करता है। ठीक है, तो इसको से बैंक को सेव करने के लिए या अवेयर रहने के लिए जो बीसीबीएस है उसने कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, उन इथिकल प्रिंसिपल्स को इस तरह से बताया गया कि बैंक को जो है सबसे पहले जिन भी कस्टमर्स के साथ वो डील कर रहा है
का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस उन इंस्टीट्यूशन के साथ, वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। ठीक, और साथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर आपको ऐसे लग रहे हैं कि वो लेजिटिमेट नहीं है तो आपको उनको डील नहीं करना है, उनको कैंसिल कर देना। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस प्लस प्रिंसिपल्स दिए गए थे। ठीक, और साथ में जो इसके लिए अगर जो लोकल आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे भी आपको कॉपरेशन रखना चाहिए और उनकी हेल्प लेना चाहिए। ठीक, तो ये रिकमेंडेशंस दिए गए थे। साथ में जो प्रिंसिपल्स थे वो थे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कंप्लाइंस विथ लॉ, एडहेरेंस टू स्टेटमेंट एंड कॉपरेशन विथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, जो इन्हीं रिकमेंडेशंस के थ्रू इन चारों प्रिंसिपल्स को जो है बेसल कमेटी ने क्या बोलते हैं सजेस्ट किया था, और इन्हीं को ही हम बेसल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, ये इथिकल प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब ये जो है बेसल ने जो है 1988 में, दिसंबर 1988 में ये प्रिंसिपल्स जो है सजेस्ट किए थे। 1988 में फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक और चीज़ हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। वो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा चीज़ जो थी स्टार्ट हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 1988 में इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए, तो आगे फिर क्या हुआ, बेसल कमेटी ने ये प्रिंसिपल दिए, उसके बाद जो है फिर भी हर चीज़ में मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रहती है। तो 1997 में BCBS ने क्या हुआ, फिर से और नए प्रिंसिपल्स लेके आई, जिसको कि नाम दिया गया कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविज़न। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविज़न, ये कब दिए गए, 1997 में। ठीक, इसमें जो है BCBS ने कुछ 25 समथिंग कोर प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जिसमें कि जो मेन इम्पॉर्टेंट था, जो बहुत हाईलाइटेड हुआ, वो था नो योर कस्टमर रूल्स। ठीक, तो इसके जो 25 कोर प्रिंसिपल्स में से एक कोर प्रिंसिपल ये भी था कि जो बैंकिंग सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स मतलब रेगुलेटर्स, तो जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि बैंक के लिए उनको एडिक्वेट पॉलिसी, प्रैक्टिस और प्रोसीजर अपनानी चाहिए जो कि नो योर कस्टमर्स के लिए स्ट्रिक्ट हो। मतलब KYC के लिए बैंक्स को स्ट्रिक्ट जो है पॉलिसीज़, प्रोसीजर और प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, जिससे कि जो इथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, उनको प्रमोट किया जा सके, सभी के लिए चीज़ें यूनिफॉर्म हों और स्ट्रिक्ट हों, तो लोग उसको फॉलो करें, उसमें कोई लैकुना नहीं रहे, जिससे कि जो बैंक इस तरह की जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनके द्वारा ना तो यूज़ हो, ना ही वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली बैंक को यूज़ कर पाएँ, और इसके थ्रू बैंक जो है इस तरह के फ्रॉड रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क से अपने आप को भी सेफ रख सकता है। साथ में जो इस तरह की इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी रोक सकता है। ठीक है, तो ये जो है BCBS ने कुछ कोर प्रिंसिपल्स दिए थे, 25 कोर प्रिंसिपल्स दिए थे 1997 में। ठीक, फिर इसमें भी जो है फिर आगे चल के इनका रिव्यू हुआ कई बार, और फिर 2012 में, सितंबर 2012 में फिर से BCBS ने अपने इन प्रिंसिपल को रिवाइज़ किया और 29 प्रिंसिपल्स इशू किए। ठीक है, तो आपको ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो 1997 में BCBS ने कोर प्रिंसिपल्स दिए थे वो कितने नंबर ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में जब 1997 में ये कोर प्रिंसिपल इशू किए गए थे BCBS के द्वारा, तो 25 कोर्स प्रिंसिपल थे। फिर 2012 में ये जो है रिवाइज होके प्रिंसिपल दिए गए, 29 प्रिंसिपल्स दिए गए। ठीक है, तो जो 29th वाला प्रिंसिपल है वो क्या दिया गया है, अब्यूज़ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक ऑफर करता है कस्टमर्स को, उनका क्या हो रहा है, एक तरह से अब्यूज़ हो रहा है ना। तो इसमें कहा गया था, BCBS ने सजेस्ट किया था कि जो सुपरवाइजर्स रहते हैं उनको ये डिटरमाइन करना है कि बैंक के पास जो है एडवोकेट पॉलिसीज़ और प्रोसेस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रूल टू प्रमोट हाई इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपको इसका जो 15th प्रिंसिपल है और 29th प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक,
एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन फाइनेंशियल प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बीइंग यूज इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें कुछ और रूल्स उनके द्वारा जोड़े गए और पुराने जो रूल्स थे उनको और मॉडिफाइड किया गया। तो ये जो पहले वाला 15 नंबर का रूल था उसको प्रिंसिपल था सॉरी, उसको अभी इस 29 नंबर का वो प्रिंसिपल हो गया और उसको क्या नाम दिया गया, अब्यूज़ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको ये सजेस्ट किया गया कि वो जो भी बैंक्स हैं उनकी ये ड्यू डिलिजेंस और कस्टमर पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना डिफरेंस है कि जो 15th वाला रूल है उसमें नो योर कस्टमर था और इस वाले में ड्यू डिलिजेंस रूल है। ठीक, उसके बाद जो है 2002 में फिर BCBS ने कुछ और नया इनोवेशन किया और एक अपना पेपर बोला जाता है इसमें कि एक लीगल पेपर रिलीज़ किया। उस पेपर का नाम क्या था, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बिटवीन ज्यूरिडिक्शन एंड कनेक्शन विद द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अभी तक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए BCBS गाइड कर रहा था। अब इस वाले जो डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू जो है BCBS ने टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए सजेशन दिया था। ठीक है, तो उसके लिए उसने बोला कि टेररिज्म फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए या उसको रोकने के लिए जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनकी शेयरिंग की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेपर के थ्रू जो है BCBS ने कुछ मैकेनिज़्म सजेस्ट की थी जिससे कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती है तो उसको क्या करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट बॉडी मतलब किसी भी कंट्री की एक गवर्नमेंट बॉडी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट बॉडी के साथ ट्रांजैक्ट करे, या फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जैसे कोई एक पेरेंट कंपनी है उसके अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं तो एक ग्रुप का उसी ही ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह के एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है आप इस तरह की जो टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बॉडी टू गवर्नमेंट बॉडी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और या फिर आप जो भी कोर ग्रुप है मतलब कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी है जो कि एक कंट्री में ऑपरेट हो रही है और उसका हेड ऑफिस या पेरेंट इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे में है तो उसको उसी के ही साथ ट्रांजैक्शन करना चाहिए, फिर भले उस कंट्री में वो कहीं पर भी वो ट्रांजैक्ट करे। लेकिन अगर इंटर कंट्री या इंटर नेशनल लेवल पर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये इसने 2002 में एक पेपर रिलीज़ किया था, उसमें ये सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिए थे। उसके बाद BCBS ने 2001 में एक और अपना पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम रखा था कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक्स। ठीक है, जिसको कि बाद में और मॉडिफाई करके ये दिया था आपका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक्स 2001 में। उसके बाद 2004 में एक कंसोलिडेटेड KYC रिस्क मैनेजमेंट नाम से भी एक पेपर इशू किया था जिसको कि बाद में जो है मतलब एक करके उन्होंने ये जो है आपका 2014 में पेपर इशू किया था जिसका कि नाम था साउंड मैनेजमेंट फॉर रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो ये जो पेपर था इसमें इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग दोनों के लिए गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें कि दिया गया था क्या क्या गाइडलाइंस थी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड KYC स्टैंडर्ड्स इन क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो भी था ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं या जो सजेशंस हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, आपके BCBS के द्वारा। ठीक, तो ये जो है ये इस पेपर में दिया गया था जो 2001 में पेपर पब्लिश हुआ था उसमें ड्यू डिलिजेंस को लेके, फिर 2004 में जो हुआ था वो था KYC रिस्क मैनेजमेंट को लेके, और फिर 2004 में इनको मर्ज करते हुए और और इन्हांस करते हुए जो पेपर इशू किया गया था वो उसका नाम था साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, और इसमें ही जो है उन्होंने BCBS ने जो सजेशंस दिए थे वो क्या थे, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब बैंक को ये जनरल गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, क्या एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसर, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये जो 4
फर्स्ट पॉइंट्स हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यही सारे एलिमेंट मिलके आपके क्या बनाते हैं, केवाईसी पॉलिसी बनाते हैं। अगर आपने केवाईसी पॉलिसी वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। यही 4 जो पॉइंट्स हैं आपके स्टार्टिंग के, वो क्या हैं, केवाईसी पॉलिसी के मेन एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इन्हीं को मिला के आप किसी भी बैंक्स की केवाईसी पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि आरबीआई के द्वारा सजेस्टेड है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो किसके द्वारा सजेस्ट किए गए थे, बीसीबीएस के द्वारा सजेस्ट किए गए थे। ठीक, फिर 2003 फरवरी 2003 में बीसीबीएस ने एक और पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था जनरल गाइड टू अकाउंट ओपनिंग एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। ठीक, इस पेपर में बीसीबीएस ने कुछ वही चीज़ें सजेस्ट की थी कि किस तरह बैंक को जो है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो इफ़ेक्टिव कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कर सके और सही कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उनके साथ ऑपरेशनल रिस्क रख सकें, ऑपरेशन रख सकें। तो इस तरह से जो है इसमें पूरी गाइडेंस दी गई थी ऑपरेशनल एस्पेक्ट को लेकर, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको कस्टमर्स से, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या जुडिशियल पर्सन हो। तो वेरियस टाइप्स के जो भी अकाउंट्स खुलते हैं, हम आगे आप पढ़ेंगे जब हम केवाईसी से रिलेटेड ये टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि जुडिशियल पर्सन्स के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सेकेंड वाला जो मतलब 2003 में जो पेपर आया था उसमें और उन्होंने ब्रीफली बताया कि मतलब और ज़्यादा डीपली बताया कि क्या क्या प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बैंक्स को कैरी करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अगला जो दिया गया है वो है आपका ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग कवर पेमेंट मैसेज रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको वायर ट्रांसफ़र क्या होता है उससे उसको अच्छे से समझाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, है ना। तो वायर ट्रांसफ़र जनरली किसके लिए होता है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए भी क्या बैंक्स को फॉलो करना चाहिए गाइडलाइन, उसके लिए भी बीसीबीएस ने मई 2009 में एक फिर से पेपर इशू किया था, गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन कंटेंट थी वो उसमें पेमेंट मैसेज से रिलेटेड नीड ऑफ फॉर मैकेनिज्म टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इसके में भी क्या आपका यूज़ होना चाहिए एएमएल और सीएफटी पर्पज़ के लिए, ये सारी चीज़ें इस पेपर में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है जनवरी 2014 में जो अभी आपने पेपर पढ़ रहे थे, साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो 2001 में पेपर आया था उसको और फिर से सुपरसीड करके 2014 में, जनवरी 2014 में फिर जो पेपर इशू किया गया वो आपका ये यहाँ पर वो क्या था आपका साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो वही यहाँ पर अब दिया गया है कि तो फ्रेंड इसी टाइम पर जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके कुछ 40+ रिकमेंडेशंस थे, उनको उसने रिव्यू किया था। तो बीसीबीएस ने जब ये पेपर लेके आया तो जो FATF के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको और साथ में जो बीसीबीएस की जो गाइडलाइंस थी उनको को ध्यान में रखते हुए ये पेपर रिलीज़ किया। और इसमें यही उसने मतलब इसका मतलब काम ही यही था कि जो FATF के स्टैंडर्ड हैं उनको सपोर्ट करना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक, तो जो गाइडलाइंस इसमें दी गई थी वो दोनों के लिए थी, FATF के जो स्टैंडर्ड्स थे वो प्लस बेसल ने जो कोर प्रिंसिपल्स दिए गए थे बैंक के द्वारा के लिए, उनको जो है मतलब ओवरऑल सभी बैंक्स के लिए वो अप्लाई हो सके और उसको बैंकर किंग सुपरविज़न के लिए फिट हों, इस तरह की उसने गाइडलाइंस इसमें इश्यू की गई थी। तो ये जो पेपर था इसमें FATF ने जो इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो प्लस जो बेसल कमेटी के कोर प्रिंसिपल्स थे वो, उनको दोनों को ही मिला के सारी चीज़ें गाइडलाइंस इसमें इशू की गई थी। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये मर्जर था किसका, जो मैंने आपको पहले बताया कि बीसीबीएस के जो प्रीवियस पब्लिकेशन थे ड्यू डिलिजेंस फॉर बैंक का, जो कि कब आया था आपका 2001 में आया था,
और कंसोलिडेटेड केवाईसी रिस्क मैनेजमेंट जो कि 2004 में आया था। ठीक है, तो इन दोनों को ही मर्ज करके फिर ये जो 2014 का जो था आपका ये वाला डॉक्यूमेंट इशू किया गया, और इसमें साथ में ही इस डॉक्यूमेंट में एफएटीएफ के जो रिकमेंडेशंस थे उनको भी अप्लाई करवाना इसका मेन मकसद था। ठीक है, तो इसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट्स गाइड की गई थी बीसीबीएस के द्वारा वो क्या थी कि जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए असेसमेंट करना और उसको समझना। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये किस लेवल पर हम इसको समझ सकें ताकि जो है इसको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, तो कंट्री लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, बैंक लेवल पर, बिजनेस रिलेशनशिप लेवल पर, इन सभी लेवल पर हमें इसको जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए, असेस करना चाहिए, जिससे कि इसको कम किया जा सके। ठीक है, फिर गवर्नेंस क्या था, प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए गवर्नेंस के लिए। तो इसमें जो भी बैंक बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, उनको अपने बैंक्स के लिए या कंपनी के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि इसके लिए हो, रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए हो, साथ में उन जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो रिस्क हैं उनको कंप्लाइंस करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से उनको इसके मैनेजमेंट और कंप्लाइंस के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें ये दिया गया 3 लाइन ऑफ डिफेंस, आपको कब इस चीज़ को आप डिफेंस कर सकते हैं। तो जैसे बिजनेस यूनिट है तो वो कैसे कर सकती है, इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस के थ्रू ही आप रिस्क को देख सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि जो भी AML CFT का चीफ ऑफिसर इन चार्ज है ना, तो वो उसके कंप्लाइंस फंक्शन के थ्रू इसको देख सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। और थर्ड है आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन के थ्रू, मतलब अल्टीमेटली आपको इसको कैसे कंट्रोल करना, किस लेवल पे आप इसको डिफेंस कर सकते हैं। तो बिजनेस यूनिट्स मतलब ब्रांच लेवल आप इसको समझ सकते हैं कि ब्रांच लेवल पर ही आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये जो वही ट्रांजेक्शन है ये हमको सस्पिशियस लग रहा है, सही नहीं है, तो आप यहाँ पर उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो, असेस कर सकते हो। फिर सेकंड क्या होगा कि जो भी चीफ ऑफिसर है जो कि AML CFT ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, इंचार्ज हैं उसके, वो उसको करेंगे और उसका कंप्लाइंस करवाएं। या तीसरा जो भी इंटरनल ऑडिट होते बैंक्स के, उसके थ्रू वो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक, उसके बाद है आपका ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। अब आप ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपके पास कोई एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जो कि बैंक का जो साइज़ है, एक्टिविटीज़ हैं उन और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है ना, जिससे कि हम उसका एडुकेटिवली यूज़ कर सकें और प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो है इंटरनेशनली भी जो बैंक्स एक्टिव हैं ना, मतलब जो कि मल्टीनेशनल हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी जिनकी ब्रांचेस हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उनको तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन वाला ही सिस्टम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी बहुत मतलब उनमें भी ये चीज़ें बहुत इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था ये किसके लिए था, ये इसी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए था। तो जो बैंक्स इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती हैं या मल्टीनेशनल हैं उनके लिए ये जो है और ज़्यादा वो हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी मॉनिटर करना होता है। ठीक, तो आपका जो है इसमें जो सिस्टम होना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि आप उसको अच्छे से इफ़ेक्टिवली मॉनिटर कर सकें ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए कि बेसिक ड्यू डिलिजेंस तो आपको करना ही है सभी कस्टमर्स के साथ साथ, है ना, जिससे कि आप जो है रिस्क जो भी एसोसिएटेड है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। साथ में कस्टमर और जो भी बेनिफिशियरी ओनर है ना, जो KYC पॉलिसी वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको बेनिफिशियल ओनर के बारे में बताया है कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, पर्सन क्या होता है ना, इन तीनों का डिफरेंस बताया, तो आप उसको देख लीजिए जिससे आपको ये बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपको कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना, वेरिफिकेशन करना और उनकी जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसको भी आपको देखना है और ये चेक करना है कि हाँ वो रिलायबल है और उनके लिए जैसे बेनिफिशियल ओनर है या कोई जुडिशियल पर्सन है तो उनके लिए भी आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। मतलब कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी उसके मद्देनज़र आपको यहाँ पर काम करना है कि जो भी कस्टमर है या बेनिफिशियल ओनर है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके लिए आपको ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर को आपको बहुत स्ट्रांगली करना है। ठीक,
फिर उसके बाद है आपकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, है ना। तो एक्सेप्टेंस हो गया, आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, है ना, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि जो रिस्क है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। तो ट्रांजैक्शन के बेस पर भी आपको उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल रही है उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उस इन्फॉर्मेशन को डे टू डे आपको मतलब अपडेट भी करना है, और जो उस इन्फॉर्मेशन को जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनको अब आपको इन्फॉर्म करना है या रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका मॉनिटरिंग हो गया, ये मैनेजमेंट हो गया इन्फॉर्मेशन का, और ये उसकी रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहती है उसको आपको रिपोर्ट करना है, ठीक। तो ये आपकी देखा जाए तो पूरी आपकी केवाईसी पॉलिसी जो हमने पढ़ी है उसी के ही सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, और आपको उसको कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया है। तो ये सारे जो रिकमेंडेशंस थे अभी तक के हमने वो किसके थ्रू दिए गए हैं, वो BCBS के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब उस सीक्वेंस में आपका एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो 1989 में पेरिस में G7 की एक समिट हुई थी, उसमें जो है FATF का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। तो FATF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1989 में, ठीक। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है, जिसका कि मेन पर्पस क्या है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है उससे लड़ने के लिए लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स को सेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है, जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को सेफ रखा जा सके, उसको कोई थ्रेट ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेवल के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स सेट करना, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो था FATF का काम था। FATF के करंटली कितने 34 जुडिशियल मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबली वर्क करते, सभी ग्लोब के ऑलमोस्ट सभी फाइनेंशियल सेंटर्स में इसका ऑफिस है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई चेंजेस हुए होंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। वैसे ये मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज हुआ होगा तो मैं आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो FATF बनाई गई थी उसका मेन फोकस क्या था कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को कोई थ्रेट ना हो, तो उस ऐसे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको सेफ रखा जा सके, ठीक है। साथ में उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, डेवलप करना, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको उससे सेफ किया जा सके, ठीक। साथ में अगर कोई ऐसे फिर भी वो हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उनको असेस करना और मॉनिटर करना, और उनको जो है FATF के जो रिकमेंडेशन है उनके बेस पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें क्या है कि जो भी नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शंस हैं, ठीक है, उनके साथ और जो हाई रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, तो हाई रिस्क आइडेंटिफाई करना और नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, अल्टीमेटली जो है ये प्रमोट करना ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FATF रिकमेंडेशन, ठीक है। तो FATF जो बना था वो कुछ 40+ रिकमेंडेशंस थे, उनके बेसिस पर बना था, तो वो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ग्लोबली अप्लाई करना, ये इसका मकसद था। तो वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। अब FATF के स्टैंडर्ड्स में क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो FATF के रिकमेंडेशंस थे उसमें से इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो हैं वो यहाँ पर बताए गए। जैसे फर्स्ट रिकमेंडेशन था असेसिंग रिस्क एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेशंस में से एक है। तो असेस रिस्क आपको असेस करना है, ठीक है। तो आपको ये रिस्क को असेस करने के लिए और जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क है उनको असेस करना और उसके लिए इफेक्टिव एक्शन लेना है, ये रिकमेंडेशन था। और हाई रिस्क अगर है तो उसको एड्रेस करना, एडुकेटली एड्रेस होना चाहिए अगर हायर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा आपके बैंक की रेपुटेशन के लिए खतरा है, ठीक।
फिर 10 और रिकमेंडेशन थे 10th नंबर का, उसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस था। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में आपको क्या करना है, प्रोहिबिशन दिया गया कि आपको एनोनिमस और फिक्टिशियस नाम के अकाउंट्स को नहीं खोलना है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस की स्टेजेस दी गई थी, जैसे कि आपको फर्स्ट क्या करना है, बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। ओकेशनल ट्रांजेक्शन्स को आपको ओकेशनली ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना है। अगर कुछ डाउटफुल है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये ड्यू डिलिजेंस की स्टेजेस हैं। ड्यू डिलिजेंस के मेजर्स में क्या करना है, आपको कस्टमर और बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना है। ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसका पर्पस और नेचर है उसको असर्टेन करना है। सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी स्क्रूटनी करनी रहती है। साथ में आपको ये भी देखना रहेगा कि जो रिलेशनशिप है, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप आपको भी उसमें यही करना है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको आपको मतलब उसको उनके ध्यान में रखते हुए आपको उस रिस्क को कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यू डिलिजेंस मेजर होने चाहिए। कहाँ पर आपका ड्यू डिलिजेंस पॉसिबल नहीं होगा, मतलब आपको नहीं करना है यहाँ पर कि ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म नहीं करना है, टर्मिनेट हो गया रिलेशनशिप तब नहीं है। और अगर कोई STR हो रही है ना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रहा है, तो उसके केस में तो ये यहाँ पर आपकी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की सारी कंडीशंस बताई गई हैं। ये 10th रिकमेंडेशन था, उसमें था फर्स्ट था आपका असेसिंग रिस्क एंड अप्लाइंग रिस्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसी रिस्क बेस्ड अप्रोच के ही ध्यान में आजकल बैंक्स जो है RBI ये ऑडिट करवाता है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट्स होते हैं बैंक्स में। ठीक है, तो ये जो है FATF का रिकमेंडेशंस था। पहला हो गया आपका ये, फिर था कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, आगे है आपका और इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्ड कीपिंग, है ना। तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है FATF के रिकमेंडेशन में कि जो आप जो ट्रांजेक्शन्स कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं उसका 5 ईयर तक रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है उससे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड आपको रखना है वो कितना होना चाहिए, जिस दिन से ट्रांजेक्शन हुआ उससे आपको एटलीस्ट नहीं 5 ईयर्स तक तो आपको रिकॉर्ड रखना ही है। ठीक है, वो जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का है वो भी आपको कब तक रखना है, 5 ईयर आफ्टर एंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ है उसके बाद से आपको जो है 5 ईयर्स तक उसको जो है रिकॉर्ड को रखना है। ठीक, अब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए रिकमेंडेशन दिए थे कि जैसे कोई फॉरेन है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, कस्टमर हुआ या बेनिफिशियल ओनर हुआ या कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज एसोसिएट्स हैं किसी के, तो उसमें भी आपको ये रिकमेंडेशंस दिए गए कि सिस्टम होना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए कि हाँ वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है। सीनियर मैनेजमेंट जो है उसके लिए अप्रूवल देगा। कोई भी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट खुद नहीं खोल सकते हैं, आपको उसके लिए सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। उसके सोर्स ऑफ फंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा। साथ में जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उनकी आपको इन्हांस्ड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मतलब और ज़्यादा क्लोजली आपको उसके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन को डील करते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए। सिमिलरली अगर डोमेस्टिक PEP है तो उसके केस में भी आपको वही है कि डिटरमाइन करना है कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है कि नहीं, और जो भी सेम कंडीशन फॉरेन पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन के लिए थे वही सेम इसके लिए भी रहेंगे। ठीक है, फिर आपको एक और रिकमेंडेशन दिया गया है करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए। इसमें भी यही है कि क्रॉस बॉर्डर करस्पॉन्डिंग बैंकिंग हो रही है, सिमिलर किस तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आपको उनके लिए भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। साथ में आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई सस्पिशियस में से फाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है, उनको असेस करना है, सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंकिंग सिस्टम के लिए। साथ में आपकी जो भी इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए दिया गया था। पेबल थ्रू अकाउंट रहते हैं, इसमें भी आपको देखना है कि जो करस्पॉन्डेंट कंडक्टर है मतलब CDD है, इसके लिए आपको वो भी करना है। ठीक है, साथ में ये भी देखना है कि जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो भी कैसी होनी चाहिए, उसमें भी आपको ऑन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मतलब जब आपको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना हो वो मतलब उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन लेनी ही होगी। ठीक है, फिर है आपका सेल बैंक्स।
तो आपको सेल बैंक्स के साथ मतलब सेल कंपनीज़ के साथ कोई वो नहीं करना है, साथ ही सेल बैंक्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। सेल बैंकिंग्स क्या होती हैं, सेल कंपनीज़ क्या होती हैं, ये हमने जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ा है। सेल बैंकिंग मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि जो भी कोई भी ऐसी कंपनी या बैंक्स जो कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस वो कहीं से भी कहीं तक रियल बिजनेस कंडक्ट नहीं करती, वो सिर्फ पेपर पर अपीयर होती है और उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बैंक्स या ऐसी कंपनीज के साथ डील नहीं करना है। ठीक है, सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट रिस्पॉन्ड बैंक डू नॉट परमिट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है, मतलब ऐसे आपके पास ट्रांजेक्शन्स के लिए, ऑपरेशन के लिए या रिलेशनशिप के लिए आते भी हैं, तो आपको उनको सिंपली बताना है कि और सेटिस्फाई करना है कि हमें आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक परमिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये उसमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज़ में भी दिया गया है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को एक्सेस कर सके। न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस, न्यू डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप करना, न्यू टेक्नोलॉजी जो जिनकी नए और प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करना। टू बी प्रायर टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस टेक मेजर टू मैनेज एंड मिटिगेट दोज रिस्क, है ना। तो नई नई टेक्नोलॉजीज आपको लेके आनी जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को आप एसेस कर सकें। ठीक, फिर दिया गया वायर ट्रांसफ़र को लेकर रिकमेंडेशन। ठीक, तो वायर ट्रांसफ़र में क्या होगा, इंक्लूड रिक्वायर्ड एडुकेट ओरिजिनेटरी एंड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कौन वायर ट्रांसफ़र में कौन ओरिजिनेटर है, कौन करना चाह रहा है और किसको करना चाह रहा है, तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। साथ में मेजर्स ये भी ध्यान में रखना है कि आप उसको डिटेक्ट कर सकें विदाउट रिक्वायर्ड, मतलब जब आप उसको इन्फॉर्मेशन को या ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करें तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, फिर है फ्रीजिंग एंड प्रोहिबिशन। फ्रीजिंग एक्शन एंड प्रोहिबिशन किसके लिए होता है, कोई जो यूएनसीसीआर ने भी इसका रिजोल्यूशन दिया है इसमें कि आप कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, मतलब ऐसा अगर आपको कहीं पर सस्पिशियस फील होता है या कुछ होता है तो आप उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फ्रीज़ कर सकते हैं या उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी इंफॉर्मेशन इसमें एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस में थी। उसके बाद है आपका रिलायंस ऑन थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसके साथ में लेके आपको का ट्रांजेक्शन होना। तो इसमें रिकमेंड किया गया था कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी अपनी ड्यू डिलिजेंस जो एक्टिविटी है उसको कर सकते हैं, उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें क्राइटेरिया दिया गया था कि आप इन जो है सीडीडी के लिए इमीडिएट मेजर्स ऑब्टेन करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उनकी को आपकी उसकी कॉपी ऑब्टेन करनी है और वो आप उससे सेटिस्फाइड हों, इस तरह का उसमें रूल होना चाहिए। मतलब जब भी आप थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करें तब, और जो थर्ड पार्टी हो वो उसमें इतनी वो कैपेबल हो, रेगुलेटेड हो और सुपरवाइज्ड हो, इस तरह की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस को कैरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरनल कंट्रोल एंड फॉरेन ब्रांचेस से रिलेटेड भी रिकमेंडेशन थे। ठीक, उसके बाद टिपिंग ऑफ एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी आपके दिए गए हैं। इसमें यही दिया गया है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अगर वो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है वो रिपोर्ट करता है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सस्पिशियस होने की कोई रिपोर्टिंग करता है, तो उसको भी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिसका ट्रांजैक्शन है उसने इन्फॉर्म किया और अगले दिन उसने उसको उड़ा दिया। सॉरी जोक्स अपार्ट, पर जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब इसमें उन्होंने यही दिया गया कि अगर वो इस तरह की कोई भी ऑफिसर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अगर जो है वो एफआईयू को इन्फॉर्म करता है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्रीच होती है तो उसको जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इस तरह के क्रिमिनल्स से। ठीक है, उसके बाद जो है साथ में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी उस ऑफिस का एम्प्लॉय है उसको ये भी प्रोहिबिटेड रहेगा कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है किसी से शेयर नहीं करे। ठीक है, तो डिस्क्लोज रखना है उनको और साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। तो ये सारे जो हैं रिकमेंडेशन इसमें दिए गए हैं। उसके बाद एक और दिया गया आपका हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शन।
FATF के द्वारा इस तरह के एरियाज़ को कवर किया गया जिसमें कि आप जो भी हाई रिस्क और नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए जो है FATF ने कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए हैं, ठीक है, जो कि जनरली 3 टाइम्स एक साल में 3 बार इशू किए जाते हैं, ठीक है। उसका पहले का नाम आपका FATF पब्लिक स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो भी स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को लेके वो सारी इसमें दी रहती हैं, ठीक है। और सेकंड होता है आपका इम्प्रूविंग ग्लोबल AML CFT एंड कंप्लाइंस ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है ग्लोबल इम्प्रूविंग ग्लोबल AML CFT कंप्लाइंस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें भी ये दिया गया है कि जो भी ज्यूरिडिक्शंस हैं जो कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करती हैं उनको एक तरह का एक्शन प्लान जो है डेवलप करना चाहिए और रिटन हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। किसको? FATF को। तो जिससे कि ये जो आइडेंटिफाई डिफिशिएंसीज हैं उसके लिए तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसके भी 2 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला है कि ज्यूरिडिक्शन जिसमें कि ये जो प्रोसेस है उसके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं उसका पूरा एक्शन प्लान हो, इस तरह की चीज़ें इसमें दी गई हैं। सेकंड है ज्यूरिडिक्शन नॉट मेकिंग सफिशिएंट प्रोग्रेस आर ग्रुप्ड सेपरेटली, ठीक है। तो पहले में तो आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो आपको एड्रेस करने हैं और सेकंड वाले में आपको क्या करने हैं, कौन कौन से आपने मतलब क्या क्या मेजर्स नहीं लिए गए हैं वो इसमें बताने, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ मेजर्स रहते हैं वो उसमें से आपने कौन कौन से आइडेंटिफाई करें ये पहले में आ जाएगा, कौन कौन से नहीं आपने अप्लाई करें वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है FATF के द्वारा रिकमेंडेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको कि FATF पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये 3 साल में 3 बार इशू किए जाते हैं, 3 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। पहले का जो नाम है वो है FATF पब्लिक डॉक्यूमेंट और सेकंड है इम्प्रूविंग ग्लोबल AML CFT कंप्लायंस, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसके लिए है? हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शंस के लिए, ओके। उसके बाद FATF ने कुछ हाई रिस्क सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जिसमें कि जो है इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं सस्पिशंस होना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। तो FATF ने कई ऐसी स्टडीज़ की हैं और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किए हैं जिसमें से कि कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें इस तरह की जो है मतलब जो वल्नरेबल फील्ड होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो वो सेक्टर्स हैं जैसे कि फुटबॉल सेक्टर हुआ आपका, फ्री ट्रेड जोन्स हुए, लीगल प्रोफेशनल्स हुए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, डायमंड सेक्टर हुआ। तो ये सारे जो भी सेक्टर्स हैं ये कैसे सेक्टर हैं? आपके वल्नरेबल सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर कि ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ओके फ्रेंड्स। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप वीडियो को एक बार और रिवाइज करके मतलब फिर से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके फ्रेंड्स। तो ये जितना इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का वो हम सारा पढ़ चुके हैं। ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो इतनी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं आपको ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल भी। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो सारा हमारा इंपॉर्टेंट था, हर एक चीज़ वो हमने कवर कर ली है, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ भी चैनल के पेज पर जाके भी आप प्ले लिस्ट में जाके AML KYC सर्टिफिकेट कोर्स से रिलेटेड अभी तक के जितने भी वीडियोस अपडेट किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, वो सभी देख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।